अब आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले टॉपिक सततता के बारे में जानेंगे। तो सततता या सतत अर्थात कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता भी इसको हम कह सकते हैं। तो यह एक गुण है। यह गुण किसी फलन का है। फलन के बारे में हम जानते हैं कि फलन को हम f ऑफ x के रूप में लिखते हैं। वास्तव में फलन क्या है? यदि कोई गणितीय संक्रिया अगर लिख दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 1, तो हम जानते हैं कि ये एक समीकरण है और यह समीकरण दो चरों वाला है। तो इसमें से अगर हम y का मान x के पदों में निकालना चाहें तो y बराबर 1 माइनस x हो जाता है। तो किसी चर का मान अर्थात y का मान यदि किसी अन्य चर के बीजीय ऐसे स्वरूप में हो कि जो गणितीय रूप में समीकरण द्वारा उसको हम प्रकट कर सकें, तब ऐसे मान को जो कि एक ही चर के रूप में हो, चाहे वो बहुपद के रूप में हो, त्रिकोणमितीय रूप में हो, लघुगणकीय रूप में हो, चरघातांकीय रूप में हो, तो ऐसे बहुपदों को या मानों को यदि हम एक नया नाम दें तो उसे हम f ऑफ x कहते हैं, अर्थात x के स्वरूप में प्राप्त हुए मान। तो यहाँ पर f ऑफ x क्या हो जाएगा? 1 माइनस x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का अगर हम कोई भी मान रखेंगे तो हम 1 माइनस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे x बराबर 4 रखें, x की जगह 4 रखें तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि f ऑफ 4 बराबर आ जाएगा कितना? माइनस 3 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। अर्थात कोई भी मान जब किसी x के फॉर्म में है, उसको सरल करने पर x के भिन्न भिन्न मान रखने पर हमको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त हो, तो ऐसे व्यंजक बहुपद या मान को हम फलन कहते हैं। अब बात करते हैं सततता की। तो कोई फलन अगर यदि हम उसको ग्राफ में व्यक्त करें, ग्राफिक निरूपण करें, तो हम जानते हैं कि जैसे ये दो चरों वाला समीकरण है, ये एक रेखा के रूप में प्रकट होगा, सीधी सरल रेखा के रूप में। अगर यहीं पर घात लग जाती, द्विघातीय हो जाता, तो फिर हमारे वक्र बनने लगते इस प्रकार। तो वक्र जब बनते हैं तो मान लीजिए एक वक्र हमने बनाया ऐसे और थोड़ी देर में हो गया ऐसे, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया। अर्थात इस अवधि में ये क्या है? फलन या वक्र ब्रेक है, टूटा हुआ है। अर्थात ए बिंदु से स्टार्ट हुआ, बी तक गया और फिर सी से स्टार्ट हुआ, डी तक गया। तो ए से डी के बीच में ये बी से लेकर सी तक क्या है? टूटा हुआ है। अर्थात इस वक्र में निरंतरता नहीं है। अभी कोई वक्र हमने ऐसे बनाया, स्टार्ट हुआ ए से, एंड हुआ बी पर, तो हमने देखा कि ए के प्रारंभिक बिंदु से ये निरंतर क्या हुआ है? अपनी गति में आगे जाता हुआ कहाँ पर? बी तक पहुंच रहा है और बीच में कहीं से भी ये ब्रेक या टूटा हुआ नहीं है। तो हम इस प्रकार इसको यदि गणितीय स्वरूप में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ए से बी के अंतराल में, कहाँ से? ए से शुरुआत हुई थी, बी इसका एंड हुआ था। ए से बी के अंतराल में जो ये f ऑफ x है या जो ये फलन है जिसका वक्र इस प्रकार दिखाया गया है, सतत है, ऐसा बोला जाएगा। अब कुछ फलनों को हम देखते हैं अन्य ग्राफिक निरूपणों में।
जैसे हम ये चतुर्थांश बनाए और हमने ये फलन दिखाया, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें निरंतरता है, तो ये सतत है। फिर हमने क्या किया, अब ये फलन देखो हमने ऐसे दिखाया, तो ये क्या हो गया, जहां से जहां तक गया है, यहां से स्टार्ट हुआ है और ये ऐसे ऐसे क्या है, यहां तक निरंतर है, तो इसका मतलब ये फलन सतत है। अगर हमने एक फलन ये बनाया कि ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, तो अब हम देखिए यहां से यहां तक ये आया और फिर अगले ही क्षण क्या हो गया, वो इस पोजीशन पे आ गया और ये इधर की ओर जाने लगा, तो फिर ये क्या है, ये सतत नहीं है, ये सतत है, ये सतत है। तो इस प्रकार भले ही वो अंतराल सूक्ष्म हो, छोटा हो, मान लीजिए हमने कोई अंतराल ऐसे दिखा दिया, तो यहां से यहां तक ये फलन परिभाषित किया गया है, तो यहां से यहां तक इसमें कोई क्रमभंग नहीं हुआ रहा है। और यदि हम कोई फलन इस प्रकार दिखा रहे हैं कि हमने ये दिखाया कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो अब देखते हैं क्या कि एक अंतराल में ये ऐसे है और दूसरे अंतराल में ये ऐसे है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में क्या है, ब्रेक है या जुड़ाव नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये सतत नहीं है। तो इस प्रकार वक्र के माध्यम से या ग्राफिक निरूपण के माध्यम से विद्यार्थियों ने यह तो जान लिया कि फलन सतत क्या होंगे। जैसे हमने एक सरल रेखा खींची तो ये सतत हो गया, ठीक है ना। अब कोई फलन इस प्रकार खींचा, ऐसे खींच दिया, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक गया और फिर अगले क्षण यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इस जगह से मुड़ा हुआ है लेकिन टूटा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, सतत बन जाएगा। तो अब सबसे पहले जानेंगे किसी बिंदु पर फलन की सततता। तो हम क्या कहेंगे, यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है, तो निम्न प्रतिबंध होने चाहिए। नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर परिभाषित होना चाहिए। अब परिभाषित होने का मतलब क्या हो गया कि यदि हम x बराबर a पर f ऑफ x की वैल्यू निकालें तो 0/0 या 1/0 नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 0/0 होने पर अपरिभाषित हो जाएगा या 1/0 होने पर अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए x बराबर a पर f ऑफ x क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। दूसरी बात, x बराबर a पर फलन की लिमिट अर्थात सीमा का मान, x बराबर a पर फलन की सीमा का मान x बराबर a पर फलन f ऑफ x के मान के बराबर होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अब फलन की सीमा, अब सीमा जो होती है इसके बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये वक्र है और यह है बिंदु x बराबर a, ये फलन है f ऑफ x। अब इस बिंदु पर जब हम लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट बाईं ओर से इस बिंदु की ओर अग्रसर होने पर या दाईं ओर से इस बिंदु पर अग्रसर होने
पर दो प्रकार से इसकी लिमिट ज्ञात की जा सकती है या ज्ञात की जाती है। तो दोनों प्रकार की लिमिट्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि x बराबर a पर है के बराबर होनी चाहिए। तो अब जब दो ओर से लिमिट है तो बाईं ओर की लिमिट को क्या कहेंगे हम? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, और दाईं ओर की लिमिट को क्या कहेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। ये आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, और ये दोनों ही एफ ऑफ ए के बराबर होने चाहिए। अर्थात x बराबर a जब हम एफ ऑफ एक्स में रखेंगे तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये दशा हमको मिलनी चाहिए। अगर ये दशा हमको मिल रही है तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन सतत फलन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स x बराबर a पर सतत होने के लिए हमने इन दो मुख्य प्रतिबंधों को देखा, और ये दोनों ही होने चाहिए। और यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस दूसरे प्रतिबंध में हमने दो प्रतिबंधों को सम्मिलित एक साथ कर दिया। क्या? अगर हम इसको अलग से बंटवारा करें तो मेन तीन प्रतिबंध होने चाहिए। नंबर एक, x बराबर a पर परिभाषित। नंबर दूसरा क्या? जब हम x बराबर a पर फलन की सीमा निकालते हैं तो ये जो लिमिट होती है x टेंड्स टू a पर काहे की एफ ऑफ एक्स की, ये अस्तित्व में होनी चाहिए, अर्थात लिमिट निकल आए। और तीसरी बात में आ गया कि यह लिमिट की वैल्यू जो x टेंड्स टू a पर आपने एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट निकाली है वो एफ ऑफ a के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर जो आपको हमने प्रतिबंध सिखाए तो इन दोनों को एक ही में कर दिया। क्या? x बराबर a पर फलन की लिमिट सीमा का मान, अरे जब सीमा का मान निकलेगा तभी तो देखा जाएगा कि x बराबर a पर यह मान एफ ऑफ एक्स के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, यहाँ एफ ऑफ ए के बराबर लिखना चाहिए। एफ ऑफ एक्स की बजाय एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अगर x भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x बराबर जब हम a रखेंगे तो ये एफ ऑफ ए अपने आप बन जाएगा। तो अब बात करते हैं किसी दिए गए अंतराल में फलन की सततता। तो जब बात अंतराल की आई है तो अंतराल दो प्रकार का होता है, खुला अंतराल और बंद अंतराल। बंद अंतराल हमने a से b इस प्रकार लिखा और खुला अंतराल a से b इस प्रकार लिखा। अब कोई बिंदु c है, या इसको हम x बराबर c लिख दें, अंतराल में स्थित है। यदि कोई बिंदु x बराबर c अंतराल में स्थित है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? x बराबर c पर एक तो एफ ऑफ c की वैल्यू निकालनी होगी, ये आपको ज्ञात करना होगा। अब खुले अंतराल की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ कह रहा है कि इस अंतराल a से b में प्रत्येक x बराबर c पर क्या होना चाहिए? फलन सतत होना चाहिए। तो हम लिखेंगे खुले अंतराल में x के प्रत्येक मान के लिए सतत होना चाहिए। अब इधर आते हैं बंद अंतराल में।
तो बंद अंतराल और खुले अंतराल का फर्क यदि आप वक्र में समझना चाहें तो जैसे हमने ये वक्र बनाया ए से बी तक, अगर बिंदु ए को छोड़ दें और बी को छोड़ दें, ए के जस्ट बगल में आ जाएं या बी के जस्ट बगल में आ जाएं, क्या एक्स, जो एक्स बराबर सी रखा है हमने, वह सी क्या हो, ए और बी को छोड़कर किसी भी जगह पे अगर रखा जाए तो हम वहां पर दाईं बाईं लिमिट निकाल सकते हैं। और दाईं बाईं लिमिट और एक्स बराबर सी पर एफ ऑफ सी की वैल्यू एक समान अगर मिल जा रही है तो हम क्या कह देंगे कि यह इस खुले अंतराल में सतत है। अर्थात खुले अंतराल में ए और बी बिंदु को नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार जब अंतराल बंद होता है तो उसमें ए और बी दोनों बिंदु सम्मिलित हैं। अब अगर हम x बराबर a ले लेंगे तो a के बाईं ओर हमको लिमिट नहीं मिलेगी क्योंकि शुरुआत ही a से हुई है। अगर हम b ले लेंगे तो b के दाईं ओर की हमको लिमिट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बंद अंतराल a से b में x बराबर a होने पर क्या होना चाहिए कि अब हमको बाईं लिमिट तो नहीं मिलेगी, अब हमको क्या मिलेगी, दाईं लिमिट मिलेगी। तो दाईं लिमिट को हम क्या कहेंगे, x टेंड्स टू x बराबर, हाँ a है तो a प्लस एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ a मिलना चाहिए। तथा यदि हम x बराबर b लेंगे, b मतलब एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु, चूंकि बंद अंतराल है तो अब b के दाहिनी ओर हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमको बाईं लिमिट मिल सकती है, तो फिर हम बाईं लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू b माइनस, b माइनस का मतलब b से थोड़ा सा कम, f ऑफ x की वैल्यू निकाले और यह वैल्यू अगर f ऑफ b के बराबर मिल जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इस अंतराल में वह सतत हो जाएगा। और अगर बीच में कोई बिंदु x बराबर c लिया जाए तो फिर जो यहाँ नियम है वही नियम यहाँ पर लगेगा। अब एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि दिया गया है नंबर 1, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 की x बराबर -1 पर सततता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया गया है तो इसलिए एफ ऑफ 1 बराबर एक्स बराबर -1 है, तो एफ ऑफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 5 तो बराबर 1 प्लस 5 बराबर 5 हमें प्राप्त हो गया। एक वैल्यू हमने निकाल ली एफ ऑफ -1, जैसा कि अभी हमने पढ़ रखा था x बराबर a पर जब निकालते हैं तो a की जगह यहाँ -1 हो गया, तो यहाँ पर हम जो ने -1 रखा तो ये एफ ऑफ a हमारा निकल आया। दूसरी बात हमको निकालनी होती है लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू कहाँ, -1 की ओर। तो एफ ऑफ x की जब हमको वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1। अब x की जगह हमको क्या लिखना है, एफ ऑफ x की जगह पे ये वैल्यू लिखनी है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब चूंकि ये बहुपद अपने सरलतम रूप में है इसलिए सीधे सीधे हमें लिमिट का प्रयोग कर देना है, अर्थात x के मान यहाँ रख देना है, यहाँ सरलीकरण कुछ करना नहीं है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 तो ये बराबर वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 5 बराबर, 1 प्लस 5 6 आया था यहाँ पर भी, और ये 1 प्लस 5 6 आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों जो वैल्यूज हैं ये सेम प्राप्त हो गए हैं। तो हम लिखेंगे अतः चूंकि लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ -1 बराबर 6, दोनों के ही मान क्या आ गए हैं, 6 आ गए हैं। तो अतः x बराबर -1 पर
फलन एफ ऑफ एक्स क्या है, सतत है। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर फलन दूसरे स्वरूप में दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ दो मान दिए गए हैं, दोनों में शर्त लगाई गई है कि यदि x का मान 3 के बराबर न हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये ऊपर वाली है, और अगर x की वैल्यू 3 है तो इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6 है। तो कहा जा रहा है कि दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स x बराबर 3 पर सतत है। तो चलिए लगाते हैं। चूंकि x बराबर 3 पर पहले हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, x बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स, या इसको दूसरे शब्दों में लिख देंगे हम एफ ऑफ 3, क्योंकि x बराबर 3 लिखना है। तो एफ ऑफ 3, तो x बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 6, तो बराबर 6 है। तथा लिमिट अब निकाल लेते हैं, कहाँ पर, x टेंड्स टू 3, x बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स की, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब लिमिट जब निकाली जाती है तो लिमिट दोनों ओर से निकाली जाती है। तो अब अगर दोनों ओर की अलग अलग लिमिट निकालो तो दाईं बाईं लिमिट लिखना होता है, दाईं लिमिट या बाईं लिमिट। और अगर हम सीधे सीधे 3 की लिमिट निकालेंगे तो इसका तात्पर्य है, ये क्या कहा जा रहा है, x टेंड्स टू 3, यानी x का मान 3 के बराबर नहीं है, 3 की ओर अग्रसर है, यानी 3 के सन्निकट है, बिल्कुल 3 के पास है। 3 से यह थोड़ा सा कम भी हो सकता है और थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 3 के बराबर नहीं है। तो अगर 3 के बराबर नहीं है तो फिर हमको ये रिजल्ट लगाना पड़ेगा। क्या रिजल्ट लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। अब यह जो लिमिट जो हमको निकालनी है, यह जो राशि दी गई है, इसको पहले हमें सरलीकृत करना पड़ेगा, इसका सरल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं दोनों बहुपद हैं, अंश और हर, तो यहाँ पर बहुपदों में गुणनखंड की क्रिया हो रही है, वर्गांतर लग रहा है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 कट जाएंगे, बराबर ये लिमिट x टेंड्स टू 3 ऐसे ही उतार देते हैं, तो बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3, ये आ गया क्या, x प्लस 3। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं लिमिट की, तो 3 प्लस 3 बराबर 6। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों ही दशाओं में हमको वैल्यू क्या मिली है, 6 मिली है। तो हम लिख देंगे, अतः लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ 3। तो अतः x बराबर 3 पर एफ ऑफ x सतत है। तो ये आपका प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर सतत है। तो यहाँ इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम सही ढंग से विस्तारित करें तो इसे भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। मॉड एक्स का तात्पर्य क्या होता है, एक्स की धनात्मक वैल्यू हो तो भी रिजल्ट प्लस में आएगा, और ऋणात्मक वैल्यू हो तो भी वैल्यू आएगी काहे में, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर 2 मान इसके होते हैं, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक निगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे कि x अगर लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो ये क्या होगा, निगेटिव x होगा। अगर x 0 के बराबर है तो ये 0 वैल्यू आ जाएगी। x अगर 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा। तो अब इसकी सततता जांच के लिए क्या करेंगे, अतः x बराबर 0 पर
पहले हम एफ ऑफ एक्स या जिसको कहेंगे एफ ऑफ जीरो निकालते हैं, तो एफ ऑफ जीरो तो हो जाएगा जीरो। तथा अब जब हमको लिमिट निकालनी है तो लिमिट के बारे में हम क्या जानते हैं, हमने भी बताया था कि वहां पर दाईं और बाईं लिमिट होती है। तो इस प्रश्न को अब दोनों लिमिटों में तोड़ते हुए लगाएंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस अर्थात जीरो से कम f ऑफ x, तो बराबर क्या हो जाएगा लिमिट, अब x टेंड्स टू जीरो माइनस लिखा हुआ है तो इसको हम जीरो माइनस h कह देते हैं। जीरो माइनस का मतलब जीरो से कुछ कम, कितना कम, बहुत ही कम, h कम। h क्या है, h टेंड्स टू जीरो है, यानी ये जीरो की ओर अग्रसर है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जीरो माइनस h अर्थात ये क्या है, जीरो से कम वैल्यू है। तो जीरो से कम वैल्यू होने पर कैसी वैल्यू मिल रही है, निगेटिव हमको वैल्यू मिल रही है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये जीरो माइनस h इस x की जगह पे लिख देंगे, तो मॉड ऑफ जीरो माइनस h। तो अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे h की जगह पे जीरो रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, जीरो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अब दाईं लिमिट निकाल लेते हैं। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो और ये आ जाएगा क्या, जीरो प्लस h, तो ये बराबर क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ जीरो प्लस h। यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो बराबर अब ये वैल्यू जब रख देंगे, जीरो रख देंगे तो ये भी वैल्यू हमको जीरो मिल जाएगी। तो इस प्रकार तीनों दशाओं में देखा गया जीरो जीरो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x बराबर f ऑफ जीरो, यानी जीरो पर ये क्या है, तीनों मान हमको बराबर मिले हैं और क्या मिला है, जीरो मिला है। तो अतः क्या कह देंगे अब हम, अतः x बराबर जीरो पर f ऑफ x सतत है या फलन सतत है। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, एक फलन दिया गया है, फलन f ऑफ x की जीरो जीरो अंतराल, खुला अंतराल दिया गया है, पर असततता का परीक्षण कीजिए। जबकि f ऑफ x बराबर दिया गया है, यदि x का मान जीरो या जीरो से बड़ा है तो x, और अगर जीरो से छोटा है तो 2। तो अब लिखेंगे क्या, x बराबर जीरो पर ही हमको इसको चेक करना होगा, क्योंकि ये देखिए जीरो पर ही ये टूट रहा है फलन। तो इसका जब हल करेंगे तो लिखेंगे क्या, चूंकि x बराबर जीरो पर फलन f ऑफ x, या फिर इसको क्या कह देंगे, f ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, x बराबर जीरो पर ये है तुम्हारा x, तथा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, तो बराबर, तो अब देखिए f ऑफ जीरो माइनस h क्या होगा, जीरो माइनस h का मतलब जीरो से कुछ कम,
तो 0 से कुछ कम का मतलब 0 से छोटा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधे सीधे 2 आ जाएगी, सीधे सीधे 2 वैल्यू आ जाएगी। आगे हमको कुछ नहीं करना है। और राइट हैंड लिमिट में आ जाइए, तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, दाहिनी ओर प्लस में चलता है, f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले हम लिखते हैं फार्मूले को, तो 0 प्लस f ऑफ x, और इस 0 प्लस, प्लस माने कितना प्लस, उसको हम h कहते हैं। तो x की जगह आ गया 0 प्लस h, तो x की जगह 0 प्लस h कह दिया। तो जब यहाँ 0 प्लस h आ गया, तो जो h है वो क्या है? वो 0 की ओर अग्रसर है, या लगभग 0 के सन्निकट है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है। तो आप देखिए 0 प्लस h का मतलब हो गया 0 से कुछ बड़ा। कितना बड़ा? बहुत कम बड़ा। तो 0 से अगर कुछ बड़ा है तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? x मिलनी चाहिए। काहे कि जब x बराबर 0 से कुछ बड़ा हो तो हमको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? बराबर x मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ वैल्यू x मिली, यहाँ वैल्यू x मिली, और यहाँ वैल्यू 2 मिल गई। तो अब देखो यहाँ क्या मिल रहा है हमको कि ये जो बाईं लिमिट है ये दाईं लिमिट के बराबर नहीं है, और जो दाईं लिमिट है ये इसके बराबर है। तो अब हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अर्थात बाईं लिमिट दाईं लिमिट के बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर असतत है। सतत नहीं है अर्थात असतत है। तो इस प्रकार असततता का परीक्षण भी आपने देख लिया। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने किसी फलन की सततता क्या होती है और उसकी जांच हम कैसे करते हैं, सत्यापित कैसे करते हैं आदि सीखा। सततता संबंधी अन्य प्रमुख प्रश्नों को अगले वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा।